पीएम मोदी ने वाराणसी के बूथ अध्यक्षों को वर्चुअली दिया संदेश, तो फेसबुक पर बोली प्रियंका, सरकार बनने पर महिलाओं के लिए करेंगे काम। बेटे के लिए सांसदी तक छोड़ना चाहती हैं बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी। बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से चाहती हैं टिकट। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 2 से 3 दिनों में आ सकता है फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग को बताया जरूरी। और चीन ने फिर चली नापाक चाल, अवैध पुल बना रहा है ड्रैगन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वैसे तो सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी दल अब पीछे नहीं है। विधानसभा चुनाव में सभी बड़े नेता अपने बेटे बेटियों के लिए, परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के नेता भी इस बार जो विधानसभा चुनाव इस बार होने वाले हैं उसमें परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब इसी क्रम में कई बड़े नाम सामने आए हैं। बात अगर रीता बहुगुणा की करें तो उन्होंने बीजेपी को एक पत्र लिखकर यह बात कही है, अगर परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट देने का नियम है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन बेटे को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऐसा रीता बहुगुणा ही नहीं कह रही हैं, अन्य बड़े नेता जो टिकट मांग रहे हैं उन्हें खुद के लिए भी टिकट चाहिए और बेटों के लिए भी टिकट चाहिए। रीता बहुगुणा का कहना है कि अगर मौजूदा सांसद के बेटे को टिकट देने में दिक्कत है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में कई दावेदार हैं वो सामने आ रहे हैं। बताते चले कि रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था। रीता का कहना है कि उनका बेटा पिछले 12 सालों से राजनीति में एक्टिव है और लोगों के लिए काम भी कर रहा है। अब ऐसे में उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट मिलना चाहिए। रीता के अलावा बीजेपी में अपने बेटों के लिए टिकट मांगने की लिस्ट में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने आया है। इन सभी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने बेटों के लिए टिकट की मांग की है। तो कह सकते हैं कि जहां कई पार्टियों पर या फिर कांग्रेस की बात कर ले तो उन पर परिवारवाद का आरोप हमेशा से लगाया जाता रहा है, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जाता रहा है। अब ऐसे में जब इलेक्शन सर पर हैं, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के सर पर हैं, तो बीजेपी में भी ये तस्वीर सामने आ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए सपा से विनय सिंह जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से संत कुमार शुक्ला जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ जी हैं हमारे साथ। नेहा जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। अब तो लखनऊ कैंट की सीट को लेकर बहुत सारे दावेदार सामने आ रहे हैं और रीता बहुगुणा जोशी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आप एक ही को टिकट देंगे परिवार से तो मैं इस्तीफा दे देती हूं। आपकी आवाज कट रही है, एक बार माफ कीजिए नेहा जी, दोबारा बोलेंगी? नेहा जी, आवाज अब आ रही है आपको? आप सुन पा रही हैं जी? तो सवाल मेरा आपसे यही है, सवाल मेरा आपसे यही है कि लखनऊ कैंट सीट को लेकर इतनी खलबली आखिर क्यों है? बीजेपी के कई नेता अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी यहां तक कह रही हैं कि मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन टिकट मेरे बेटे को दे दीजिए। जी, आपकी प्रतिक्रिया? जो भी नेता ऐसा बोल रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये पार्टी जो है वो परिवारवाद की हमेशा खिलाफ रही है। यही कारण है कि हमारी पार्टी में जो है आज लगन से हर कार्यकर्ता शिद्दत से काम करता है कि उसको पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे ऊपर आने का, सीएम बनने का भी मौका मिलेगा। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे सीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे और जो सीएम भी रह चुके होंगे, ये आज भी सीएम बने होंगे। आप देखेंगे कि उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड पहले से पॉलिटिकल नहीं रहा। तो यहाँ जो लोग ये कहते हैं कि परिवारवाद, और कुछ लोगों को जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे कुछ नेताओं के बेटों को जो टिकट मिली है, तो ये देखें कि वो नीचे के स्तर से आए हैं, वो कभी पार्षद रहे
और पार्षद कभी नहीं, 2-4 साल नहीं, पिछले 7 साल से पार्षद रहे, अब जाके उनको एमएलए की टिकट मिली है। जिस भी तो आप नेता के बेटे का नाम ले रहे हैं, तो आप उनको पीछे का बैकग्राउंड देखिए। उनको ऐसे ही नहीं कि उनके पिता सीएम है या सीएम रह चुके हैं या किसी कोई और पद पे है मंत्री के, तो उनके लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं मैम, या पीएम पद के लिए। तो यहाँ जो दूसरी पार्टियों से अभिप्राय, हमारी पार्टी का ये है, मतलब अभिप्राय है कि ये लोग परिवारवाद करते हैं। उसमें ये है कि आज अगर सीएम का बेटा है, उसने कुछ नहीं किया पार्टी के लिए, लेकिन वो सीएम का बेटा है, तो अगर सीएम जब भी पीछे हटेंगे तो सीएम उम्मीदवार वही होगा। ये हमारी पार्टी में नहीं होता। हमारी पार्टी में ये है कि अगर सीएम का बेटा उतना काबिल है, वो संगठन को समझता है, वो नीचे से उठ के ऊपर आया है, ग्राउंड वर्क पे उसने काम किया है, तो फिर टिकट देने में तो हम कहते हैं फिर तो कोई भी पार्टी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका ये मतलब कि आप सीएम है, अब आप नहीं, आप किसी कारण से सीएम रहे, या आप बीमार हो गए, या आप नहीं कार्यभार संभाल सकते, तो आपका ही बेटा बैठे, ये गलत है। इसे परिवारवाद कहा जाता है। पहले का टाइम था। ठीक है नेहा जी, आपने विस्तार से समझाने की कोशिश की, बिल्कुल आपने विस्तार से समझाने की कोशिश की कि पार्टी हमारे खिलाफ है परिवारवाद के। खैर मुझे लगता है कि पार्टी के लोग शायद ये समझने में सक्षम नहीं है कि बीजेपी परिवारवाद की नीति को नहीं अपनाती है। जी जी ठीक है नेहा जी वापस लौटूंगी, नेहा जी वापस लौटूंगी, पार्षद बना, फिर पार्षद से आज एमएलए बन गया। ठीक है वापस लौटूंगी। संगठन का उसने काम किया है, उनको अनुभव है जी, तब जाके उसे टिकट दी जाती है। ठीक है, यानी आप अनुभव के आधार पर, आप कह रही हैं अनुभव के आधार पर हम टिकट देते हैं पार्टी को, कि अगर आपका जो मंत्री का बेटा है, अगर वो किसी काबिल है, संगठन में बहुत पुराने टाइम से है, तो वो लड़ सकता है। लेकिन ये मतलब कि आज कल क्या उठा और आज उठ के आ जाए और सोचे कि मेरा बाप सीएम था, मैं भी आज सीएम बन जाऊं, तो ऐसे नहीं चलेगा। शुक्ला साहब आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो नेहा जी कह रही हैं कि हम परिवारवाद की नीति को बिल्कुल नहीं अपनी पार्टी में तवज्जो देते हैं और हम सिर्फ उस आधार पर टिकट देने की कोशिश करेंगे कि आपकी कितनी काबिलियत है। क्या अपने पार्टी के लोगों को यह समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए एक के बाद एक बड़े नेता भी खड़े हो रहे हैं और अपने ही परिवार के बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। शुक्ला जी ठीक है नेहा जी, मैं लौटूंगी, औरों के रिएक्शन भी एक बार ले लूं। नेहा जी मैंने आपको पहले ठीक है नेहा जी, या तो वो कभी कोई 4-5 साल पहले युवा मोर्चा में रह चुके हों, या ठीक है शुक्ला जी आवाज मिल पा रही है आपको? जीते हो या कोई और उन्होंने संगठन का कोई काम किया होगा तो डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया, सीधा आप सांसद, ठीक है शुक्ला जी आवाज मिल पा रही है आपको? तो आपको मेरे ख्याल से फिर रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, शायद शुक्ला जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा उनसे उनकी आवाज, हम टेक्निकल जो भी फॉल्ट है उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। विनय जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है विनय जी, आपका रिएक्शन, आप कितना सहमत हैं इस बात से? हमारी बहन ने बड़ी सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया कि काबिलियत होनी चाहिए और संगठन में काम किए। देखिए विरासत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में कूद करके भरा हुआ। आप किसी भी नेता को उठा करके देख लीजिए, चाहे हमारे यहाँ लखनऊ से टंडन जी को देख लीजिए, चाहे आप राजनाथ सिंह जी के लड़के, तो बहुत सारे उदाहरण है। अब उसको कहा जाएगा कि संगठन में काम किया, ये वो सारी चीजें, देखिए उसको जो है जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये विरासत की राजनीति बहुत समय से, बल्कि अभी जिधर इशारा कर रही थी माननीय हमारे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाई थी और साइकिल चला करके एक जनादेश लोगों का प्राप्त किया था। और किस तरीके से लोगों का, युवाओं का हुजूम जो उनके साथ आया था, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। और आज भी अगर वो दावेदार है तो अपने दम पे है। वो उन्हें विरासत की राजनीति उन्होंने नहीं करा, उनको राजनीति में ले आने वाले पंडित जनेश्वर मिश्रा जी थे, वो राजनीति में जब बाहर से आए थे पढ़ करके, वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे। लेकिन पंडित जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा राजनीति में ले आया जाए, इनको मेहनत करने से वो चुनाव लड़े और उसके बाद जो है
अपने दम पर मैनपुरी से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद जो सॉरी कन्नौज, उसके बाद जो है पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने साइकिल चला करके एक बहुत बड़ा जनादेश प्राप्त किया युवाओं का। उनके जैसे नहीं है कि जैसे योगी जी जनादेश केशव मौर्य जी स्कूल मंत्री जो है वो प्राप्त करते, उनके नाम पर पिछड़े और दलितों के नाम पर आप वोट लेकर के माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बना देती है। हमारे यहाँ जनादेश मिला था माननीय अखिलेश यादव जी को, और अखिलेश यादव जी ने कार्यभार संभाला। और आज भी अगर वो जनादेश मिलने जा रहा है तो माननीय अखिलेश यादव। ठीक है विनय जी, लेकिन देखिए इन बातों से ये तो स्पष्ट हो जाता है परिवारवाद से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। देखिए बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर पार्टी में अब परिवारवाद के जो स्वर हैं वो मुखर हो रहे हैं। पसंद नहीं होता तो अजय मिश्रा के लड़के जो है थार चढ़ा करके थोड़ा मैं किसान। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। शुक्ला जी आवाज मिल पा रही है आपको? शुक्ला जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी नेहा जी अभी जैसे सपा पार्टी के प्रवक्ता जो हैं हमारे बड़े भाई, उन्होंने ये बात कही कि साइकिल चलाने से अखिलेश यादव जी को जनादेश मिला। मैं ये कहती हूँ अगर साइकिल चलाने से जनादेश मिल जाता है तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी का तो हर कार्यकर्ता वहाँ पे साइकिल ही साइकिल हर गली मोहल्ले में चलाए, ऐसा नहीं होता। लोगों के बीच जाने से आपको मानना पड़ेगा भाई साहब कि आप लोगों ने मुलायम सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री इनको घोषित किया तब ये सिर्फ बाहर से आए थे, उससे पहले इनको संगठन का कोई आइडिया नहीं था। ये कोई पहले नीचे के पद पे नहीं रहे, ये सीधा मुख्यमंत्री के ही, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे थे इसलिए मुख्यमंत्री ही बने। थोड़ा होमवर्क कर लिया कीजिए, पहले थोड़ा होमवर्क कर लिया कीजिए। इससे पहले क्या नहीं थे वो, थोड़ा होमवर्क करके बैठा कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ही थोड़ा होमवर्क कर लिया कीजिए। मैंने चैनल पे डिबेट करने से पहले बिल्कुल कर लिया कीजिए। आप ये बताइए ना आपकी पार्टी में मतलब और कोई आपने बताया ना कि वो सीमा बाहर से आके और साइकिल पर बैठ गए और इससे पहले और किसी पद पे नहीं रहे, वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं किए, वो समाजवादी पार्टी में युवा वर्ग के प्रभारी थे समाजवादी पार्टी। ऐसा दावेदार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का कैसे छोड़िए, ये भारतीय जनता पार्टी का कैसे छोड़िए, झूठ मत बोलिए। आप लोग झूठ बोलने की एक पाठशाला है, एक पाठशाला चलाती है। ठीक है एक बार शुक्ला जी आवाज मिल पा रही है आपको? नेहा जी लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता ना नेहा जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त अगर परिवारवाद के स्वर अगर मुखर हो रहे हैं तो आपकी पार्टी भी उससे अछूती नहीं है, आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है। शुक्ला जी आवाज मिल रही है? शुक्ला जी सुन पा रहे हैं आप? शुक्ला जी आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर तो शुरू से ये परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? चेहरे होते हैं उनमें से एक पे मोहर लगती है, आप लोगों ने तो एक ही नेहा जी मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी प्लीज और रिएक्शन। नेहा जी ठीक है नेहा जी आपको मैं और समय दूंगी, एक बार रिएक्शन लेने दीजिए। शुक्ला जी वाली नहीं है आपकी पार्टी। शुक्ला जी कहिए, आप अपनी बात कहिए। आपके ये कहने ऐसे झूठ नेहा जी आपको आपकी बात रखने का मैंने पूरा समय दिया। नेहा जी सुनिए एक बार, आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया है। देखिए ऐसे बोलने से, ऐसे कुछ भी बोलने से हम सही नहीं हो जाते। ये बात बिल्कुल सच है कि परिवारवाद पर लेकर अगर आपने और पार्टियों को घेरा है तो इस वक्त आपकी पार्टी पर भी सवाल उठेंगे, और वही सवाल उठ रहे हैं। बौखलाहट में आप कुछ भी कहिए। नेहा जी ठीक है, लौटूंगी नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी शुक्रिया, मुझे समय दिया आपने बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं भाजपा प्रवक्ता से और सपा प्रवक्ता से कहूंगा कि मेरी भी बात सुन ले। बिल्कुल कहिए आप। मेरा भी निवेदन है आप लोगों से, आप लोगों ने अपनी मेरी बात रख ली है। बहुत परिवारवाद की बात करते हैं, कितने दूध के धुले भारतीय जनता पार्टी वाले। ये स्पष्ट हो रहा है कि राजनाथ सिंह जी के अपने बेटे का मोह नहीं छूट रहा। लखनऊ से
बहुगुणा जी का मुंह नहीं छूट रहा, जगदम्बा पाल जी का मुंह नहीं छूट रहा, कृष्ण प्रसाद मौर्य का मुंह नहीं छूट रहा, और कितने नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इन्होंने क्या देश के लिए कितनी कुर्बानी कर दी, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, भाजपा के पास क्या क्राइटेरिया है इनका कि हाँ भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उनका बेटा जरूर विधायक जी का मिलेगा। ये जो परिवारवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरवान में जा कर देंगे कि इनकी अभी इनकी गिरवान में जा कर देंगे कि हमने क्या कर रखा है, कौन सा नेता है क्योंकि हमने बच्चों को राजनीति में लेकर के नहीं आ रहा है, वो किस नेता की बात आप जानना चाहेंगे, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया रहा है, किस क्राइटेरिया के आधार पर ये लेकर के आ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की कुर्बानियां नहीं है देश के लिए, उनको देखिए आप, उनको कटोलिए कि उन्होंने क्या कुर्बानियां करी है, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी हो, चाहे राजीव गांधी जी की कुर्बानी हो, ये संगठन का फैसला है, ना कि व्यक्ति विशेष की पार्टी है। लेकिन शुक्ला जी नेहा जी कह रही हैं कि हम पार्टी पर सिर्फ आपकी योग्यता के आधार पर टिकट देंगे, तो आपको नहीं लगता है सुनिए आपको नहीं लगता है कि अगर योग्यता के आधार पर ही टिकट बांटना है तो क्यों रीता बहुगुणा जोशी जी को समझाने में पार्टी सक्षम नहीं है, या फिर जिस तरह से एक के बाद एक लखनऊ कैंट सीट को लेकर दावेदारी रखी जा रही है अपने बच्चों के लिए, ये किस और इशारा कर रही है? देखिए बहुगुणा जी का सीधा है, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आई है, टिकट नहीं मिलेगी वो दोबारा कांग्रेस में आ जाएंगे, सभा में चली जाएंगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर दूसरे पार्टी सत्ता लोभी है, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पार्टी है, तो वन मैन शो टू मैन आर्मी की पार्टी चल रही है। यही नहीं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात करने जा रहा हूँ आपसे। और यूपी के अंदर आपने जिसका धारावाहिक के पत्ते गिर रहे हैं, एक इनका कैबिनेट मिनिस्टर आके पार्टी को दूसरी को ज्वाइन कर रहे हैं, इनका अपना आधार है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जमीन के तस्वीर नजर आ रही है, इनके अपने दिखाई दे रहा है कि हमारा बेटे भी किसी तरह राजनेता बन जाए आकर के, इनकी अपनी कोई जमीन नहीं, आधार है नहीं, किस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं भाई, आरएसएस के इनके परिवार ने आकर निकाला है, हाँ भाई आप ये कृषि सेकंड क्लास पास करें तू करें, या बीजेपी के अंदर आप निगम पास में या पार्टी इसके बाद आप क्वालिफिकेशन मिले बनेंगे, किस क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं और किस आधार पर हिंदुत्व को गाली तो नहीं देते, कम से कम आरएसएस को आप लोग तो आतंकवादी वो संगठन बोलते हैं, और जो आतंकवादी हैं उनको हाफिज सैयद और उनको गले लगाते हैं, आतंकवादियों को तो जी कह के आप लोग बुलाते हैं, और आपके लिए इमरान खान आपकी पार्टी के है ना सिद्धू, उनके लिए इमरान खान उनके बड़े भाई साहब हैं, तो बाजवा के वो गले जाके मिलते हैं, पंजाब में आए दिन। लेकिन नेहा जी इस वक्त हम परिवारवाद को लेकर बात कर रहे हैं, नेहा जी हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पार्टी ने हमेशा सवाल उठाए परिवारवाद को लेकर, और जब इलेक्शन अब सर पर है उस वक्त आप ही की पार्टी में परिवारवाद के जो स्वर मुखर हो रहे हैं। देखिए आपने कहा कि हम योग्यता के आधार पर टिकट देंगे, कि कौन किस स्तर पर काम कर रहा है, किस किस लेवल पर वो आगे बढ़ेगा उस आधार पर हम देंगे। रीता बहुगुणा जी तो ये कह रहे हैं कि 12 साल से मेरा बेटा राजनीति में है, काम कर रहा है, लोगों के लिए उसे टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा, फिर वो चाहे जो मर्जी हो। तो हम तो ये कांग्रेस या किसी को भी यही कहते हैं ना कि अगर संगठन में काम किया, अनुभव है, बिना अनुभव के किसी को भी बस फादर तो क्या उनके बेटे को टिकट मिलेगा? क्या उनके बेटे को टिकट मिलेगा? जिस तरह से वो कह रही है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, अगर एक ही को मिलेगा पार्टी की तरफ से टिकट तो मैं इस्तीफा दे देती हूँ और मेरे बेटे को टिकट दीजिए, तो दे दे फिर। मैं तो यही कहूंगी, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको इस्तीफा देके बेटे को मिल जानी चाहिए टिकट, और अगर बेटे ने काम किया है तो उनको भी, रीटा जी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस्तीफा। अगर बेटे ने संगठन में काम किया तो डेफिनेटली उनको मिल जाएगी टिकट, ठीक है, उसके लिए जरूरत ही नहीं इस्तीफा देने की। ठीक है विनय जी आपका रिएक्शन इस पर? नेहा जी तो कह रही हैं कि अगर काम किया है तो टिकट मिल जाना चाहिए, ऐसे तो सभी अब एक ही सीट को लेकर अपने अपने बच्चों के नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को टिकट दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, अभी इन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी किसी पद पे नहीं थे और आकर के डायरेक्ट मुख्यमंत्री, पहली बात तो ये पता नहीं होमवर्क करके आती नहीं है, पहले तो एक आपने बताइए एक मिनट कार्यों का अनुभव जो आपने कहा डायरेक्ट आ गए। माननीय अखिलेश यादव जी उससे पहले समाजवादी पार्टी में युवा वर्ग के प्रभारी थे, उन्होंने लगातार काम किया था और समाजवादी पार्टी के। विनय जी एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास, एक छोटा सा रिएक्शन क्विकली आपका। मैंने कहा जब आए जब वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे,
आप ये बताइए, पहली बात तो डिबेट पर बैठा कीजिए तो पूरा सुना कीजिए। मैंने कहा पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा जी उनको राजनीति में लेकर के आए, तब वो सांसद के चुनाव लड़े। पहली बार उसके बाद संगठन में संगठन में काम किया 5 साल, वो यूथ विंग को संभालते रहे। उसके बाद झूठ बोलने की, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, चलिए मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। जी 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 ठीक है शुक्ला जी, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, समय बहुत ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा रिएक्शन आपका शुक्ला जी। मैं चाहता हूँ भाजपा प्रवक्ता से, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा नियमावली लागू हुई है क्या कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके बेटे को भी टिकट देंगे, उसके पोते को भी टिकट देंगे, उसकी पत्नी को भी टिकट देंगे? देखिए शुक्ला जी, नेहा जी तो साफ साफ कह रही हैं, नेहा जी साफ साफ कह रही हैं कि हम पार्टी में योग्यता के आधार पर टिकट बांट रहे हैं। अगर रीता बहुगुणा जी चाहती हैं कि इस्तीफा दे दें और उनके बेटे ने काम किया है, तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि उन्हें टिकट दे दिया जाना चाहिए। चलिए, समय का मेरे पास अभाव है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, अब ये तो बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, वो इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सांसद रीता बहुगुणा अपने इस्तीफे की बात कर रही हैं, और इस्तीफे की बात वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके बेटे को टिकट दिया जाना चाहिए, और अगर पार्टी में एक ही टिकट दिया जाएगा परिवार से तो मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूं और मेरे बेटे को यह टिकट दे दिया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि इसी बात को लेकर बीजेपी को घेरने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमेशा से, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन्हें लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं परिवारवाद को लेकर, कि इन पार्टियों में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब अब इलेक्शन सर पर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सर पर है, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किस तरह से अपनी जमीन को तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हर पार्टी इस वक्त कोशिश कर रही है जनता को ये बताने की कि किस तरह से उनके लाभ के लिए कार्य किया जा रहा है। और बीजेपी का तो ये कहना है कि हम इस बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, सत्ता में आएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह की अभी तस्वीर नजर आ रही है सामने, बगावती सुर उठने लगे हैं परिवारवाद को लेकर। अपनी ही पार्टी के लोग अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तमाम मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जिस बात का बार बार राग अलापा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, और जिस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, क्या यह संभव होगा? यह पता चल पाएगा 10 मार्च को, जब नतीजे सभी के सामने होंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि हर वोट महत्वपूर्ण है, हमें लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए, हमें आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव में सभी को जोड़ना चाहिए। और भी कई विषयों पर अपनी बात की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमो ऐप में एक कमल पुष्प की व्यवस्था है। देखिए, हम लोग जहां भी पहुंचे हैं उसके पीछे हमारे जनसंघ के जमाने के 3-3, 4-4 पीढ़ी खप गई है। राजनीति में कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर भी वो लगे रहे, देश के लिए लगे रहे। इस कमल पुष्प में ऐसे सभी पुराने लोगों को याद कर करके उनकी फोटो, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जनसंघ के समय काम क्या किया था, भाजपा के समय क्या काम किया था, आपातकाल में कितना सहन किया था, भाजपा को आगे बढ़ाने में वो कितना कष्ट उठाते थे, ये सारी बातें उस कमल पुष्प पे हमें रखनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे काशी क्षेत्र का, जनसंघ के जमाने का भी एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिस तक हमारी बात पहुंची न हो, हमारा उसके साथ हुआ न हो। वैसा ही आप सभी साथियों से मुझे बात करने का अवसर तो मिला ही है, इसलिए मन करता है कुछ न कुछ कहता ही रहूं।
देखिए, बनारस में आजादी के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम है, आजादी के अमृत महोत्सव को हमने बहुत बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए। सामान्य से सामान्य नागरिक को जोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के प्रति स्वाभिमान, आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने का एक मौका होता है। साथियों, हम राजनीति में हैं। चुनाव राजनीतिक दल की कसौटी होता है। राजनीति के कार्यकर्ता के विकास के लिए एक प्रकार का ये ट्रेनिंग कैंप जैसा भी होता है। चुनाव अपने आप में एक ट्रेनिंग कैंप होता है। अनेक नए लोगों को घड़ने का एक अवसर मिलता है। अधिकतम लोगों को हम कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, चुनाव तो जीतना वो तो एक विषय होता ही है, लेकिन संगठन का विस्तार भी होना चाहिए और कार्यकर्ता का विकास भी होना चाहिए। करीब वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी ऐलान किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं वो आए हैं और अपना नाम आप आकर लिखवाएं और सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो अपना नाम लिखकर फॉर्म जमा करे। अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, इसे समाजवादी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। एक बार फिर सभी से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है। क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। यहां आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे, आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री। और उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी न देने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने वाली जो अर्जी थी उस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। ये जनहित याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द इस याचिका पर सुनवाई की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। उपाध्याय ने अपनी अर्जी में कहा था कि यूपी में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ऐसे में आपराधिक लोगों को रोकने के लिए इस अर्जी
पर तत्काल सुनवाई किए जाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने गैंगस्टर एक्ट में जेल गए सपा के प्रत्याशी रहे नाहिद हसन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सपा ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाहिद हसन को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यही नहीं, चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उसके बारे में अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, प्रिंट और टीवी मीडिया पर जानकारी भी नहीं दी। ये आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले की अवमानना है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी समेत ऐसे सभी दलों का पंजीकरण खत्म होना चाहिए जो अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करते हैं। और उधर आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब का सीएम फेस बनाया है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पंजाब के 21 लाख से ज्यादा लोगों ने फोन और मैसेजेस कर सीएम कैंडिडेट के लिए अपना वोट दिया। 93.3% वोटों के साथ भगवंत मान इसमें सबसे आगे रहे हैं। आपको बताते हैं कि भगवंत मान से जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं वो 48 साल के भगवंत मान पंजाब के संगरूर से सांसद हैं। ये इलाका मालवा क्षेत्र में आता है। भगवंत कॉलेज ड्रॉप आउट रहे हैं। इसके बाद उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में हाथ आजमाया, फिर वो राजनीति में उतर आए। सक्रिय राजनीति में वो 2011 में आए। उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब ज्वाइन की। हालांकि उनकी लॉन्चिंग सफल नहीं रही। 1 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में वो हार गए। मार्च 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनकी किस्मत का पासा कह सकते हैं कि पलट गया। आप ज्वाइन करने के बाद मान ने अपने गृह जिले संगरूर से लोकसभा चुनाव लड़ा। मोदी लहर के बीच भी 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। राजनीति में मान 2019 में आपके लोकसभा चुनाव में एकमात्र सिल्वर लाइनिंग थे। उन्होंने संगरूर सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से दोबारा चुनाव जीता। बताते चलें कि अपने संसदीय क्षेत्र में मान युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। भगवंत मान पर संसद की सुरक्षा के समझौता करने का आरोप भी लग चुका है और इतना ही नहीं, उन पर शराब पीकर सदन में जाने का भी आरोप लगा था। अब भगवंत मान पर जिम्मेदारी आई है कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करें। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को सीएम का चेहरा घोषित किया है। इस मौके पर भगवंत मान ने पार्टी का अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ पार्टी का कि उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। पंजाब की जनता का लाखों की गिनती में जो उन्होंने मैसेज किए, फ़ोन किए, उनका भी बहुत 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 दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। अब मेरी जिम्मेदारी भी डबल हो गई है और हौसला भी डबल हो गया फिर कि लोगों ने मेरे काम को सराहा है। जब मेरे सच्ची नीयत जो पंजाब के लिए मैं रखता हूँ उस पर मोहर लगाई है, तो डबल जिम्मेदारी और डबल हौसला। यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर है और इसी क्रम में अब बीजेपी की तरफ से विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा नफरत कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों का कौन सी पार्टी स्वागत करती है। संबित पात्रा ने कहा कि कल आश्चर्य हुआ जब एक औपचारिक प्रेस वार्ता में, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है, घोषित किया है। कांग्रेस हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाह रहे लोगों का समर्थन ले रही है। कांग्रेस को हिंदुओं पर जहर उगलने वाले बेहद प्रिय हैं। आप सभी जानते हैं कि कल से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो खबर घृणा को लेकर है। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कल आश्चर्य हुआ, मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। ऐसी बातें कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे
कि अगर कानून की व्यवस्था, मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो उनके ऊपर लंबित है, यह भी हम जानते हैं किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं, यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मोहर्रम अली पप्पू, मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मोहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति। और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। साथ ही यह भी कहा कि अगर पार्टी ने तय किया है तो वो गोरखपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले 25 सीट का उनसे वादा किया गया था। चंद्रशेखर बोले कि उन्हें विधायक और मंत्री पद का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने नकार दिया। भीम आर्मी के मुखिया बोले कि अगर सपा उन्हें 100 सीट भी देगी तो वो अब भी उनके साथ नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव के बाद भी पार्टियों की मदद करेंगे। आपको बताते चले कि यूपी चुनाव के लिए चंद्रशेखर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से 2 बार मिले थे। दोनों के बीच गठबंधन पर बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में बात नहीं बनी और चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि अखिलेश को दलित वोट चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए। वहीं अखिलेश ने कहा था कि गठबंधन में भीम आर्मी को 2 सीट दी जा रही थी। इस पर चंद्रशेखर राजी भी हो गए थे, लेकिन फिर उनके पास किसी का फोन आया, जिसके बाद वो पलट गए। अखिलेश ने इसे साजिश बताया। और मोहाली समेत पंजाब की 10 जगहों पर ईडी की छापेमारी पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने निशाना साधा है। सीएम चन्नी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने को लेकर कयासबाजी जारी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी एक वीडियो से हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी आगामी चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में सीएम का चेहरा बना सकती है। वीडियो शेयर करते हुए हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वीडियो देखने से इस बात का साफ संकेत मिल रहा है कि चन्नी को पार्टी सीएम के तौर पर चुनाव में पेश कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से जारी वीडियो में सोनू सूद खेत के पास बैठे नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि असल चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसे जबरदस्ती कुर्सी पर लाया जाए, उसे संघर्ष ना करना पड़े, उसे बताना ना पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हूं, मैं इसके लायक हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैंक बेंचर हो, उसको पीछे से आवाज उठाकर लेकर आए और बोले कि तू इसके काबिल है, तुम बनो, वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है।
और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कांड मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला अगले 2 से 3 दिन में आएगा। मंत्री के बेटे की तरफ से गोपाल चतुर्वेदी और सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने पक्ष रखा। कुछ दिन पहले लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने चार्जशीट फाइल की थी। 5000 पन्नों की इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आशीष मिश्र समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्र के समर्थकों और किसानों के बीच संघर्ष के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। और आपको बता दें कि आशीष मिश्र समेत अन्य आरोपियों को हत्या का आरोपी बनाया गया। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप और एसयूवी से कुचला गया था। असल में कथित तौर पर बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसानों को अपनी कार के नीचे रौंद दिया था। और देश में गणतंत्र दिवस अब नजदीक है, लिहाजा इस मौके पर आतंकवादी हवाई हवाले से इसे एक हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ड्रोन समेत हवाई वस्तुएं उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे आतंकी हमले के इनपुट के बाद यह फैसला लिया गया। राकेश अस्थाना ने कहा कि अगले 27 दिन तक दिल्ली में किसी भी तरह के ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित एरियल व्हीकल और मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम उड़ाने पर पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून्स, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट समेत एयरक्राफ्ट से पैरा जीपिंग करने पर भी अगले 37 दिन तक पाबंदी है। दरअसल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मिल रहे इनपुट के बाद लागू किया है और 26 जनवरी नजदीक है, लिहाजा इसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए जोर देकर कहा कि गणतंत्र दिवस पर झांकी को लेकर जो भी फैसले हुए हैं वो व्यापक गाइडलाइंस के मुताबिक किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में उन्हें शामिल होने को कहा। राजनाथ सिंह की तरफ से ये पत्र ऐसे समय में लिखे गए जब दोनों राज्यों की तरफ से झांकी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद तमिलनाडु में उनके समकक्ष के स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। केरल समेत गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि ये केंद्र द्वारा अपमान है। कुछ राज्यों की झांकियों का चयन नहीं होने पर उन राज्यों द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि ये गलत परंपरा है और झांकियों का चयन केंद्र सरकार नहीं बल्कि एक विशेष समिति करती है। और इसी तरह से आपको बता दें कि प्रस्तावों को विषय विशेषज्ञ समिति ने उचित प्रक्रिया और विचार विमर्श के बाद खारिज किया है। केंद्र सरकार के एक पदाधिकारी ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों में एक विषय आधारित प्रक्रिया के परिणाम को केंद्र और राज्यों के बीच गतिरोध का बिंदु दर्शाने का जो तरीका अपनाया गया है वो गलत है। इससे देश के संघीय ढांचे को दीर्घकालिक नुकसान होगा। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी है। राजनीतिक दलों को सिर्फ डिजिटल प्रचार की अनुमति दी गई है और इसे लेकर सभी दलों के नेता वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। प्रियंका गांधी ने फेसबुक के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पर क्या कह रहे हैं, मैं हर भाषण में भी ये कहती हूँ कि राजनीति में जो अहम मुद्दे हैं वह हमारे देश के भविष्य के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सेहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे हैं। तो महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को उठाने के पीछे यही मकसद है कि सबसे पहले कि जो महिलाओं को जिस तरह से नकारा गया है कि हम आबादी के 50% हैं, लेकिन हमारी भागीदारी राजनीति में बहुत कम है और उसके बावजूद कि हम 50% हैं आबादी के, हमें नकारा जाता है। तो महिलाओं को आगे लाने का मकसद ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको अब नकारा नहीं जा सकता। और इसी तरह से जब हम युवाओं की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि युवा राजनीति में शामिल हों। हमारे काफ़ी टिकट भी आपने देखा होगा हमने युवाओं को दिए हैं और इसलिए दिए हैं ताकि जो हम आगे भविष्य में हम बात करना चाहते हैं
वो हम अपने भविष्य को बनाने की बात करें। युवा क्या चाहता है? अपने भविष्य को बनाना चाहता है, सक्षम होना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, शिक्षा की सुविधाएं चाहता है। तो इन सब चीज़ों से देश मजबूत होता है। नकारात्मक बातें करने से राजनीति मजबूत होती है, लेकिन देश कमज़ोर होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सकारात्मक राजनीति करें, जिसमें देश के भविष्य की बात हो, विकास की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, महिलाओं। और एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता ही शराबबंदी का माखौल उड़ा रहे हैं। सर्दी के बाद पटना के गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन का आयोजन किया गया। माफ कीजिए, ये किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हम नहीं बल्कि जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह कह रहे हैं। नेताजी सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और खाने पीने के काफी ज्यादा शौकीन हैं। हालांकि जब उन्होंने पियक्कड़ सम्मेलन का ऐलान किया तब उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पार्क शो सिनेमा हॉल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरा सिनेमा घर धूं-धूं कर जलने लगा। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितनी भयंकर आग है यहाँ पर। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पा रहा है और आग से जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, कितना भयंकर काला धुआं यहाँ पर निकल रहा है। हालांकि कोशिश यही की गई कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। अब बात करेंगे कोरोना महामारी की। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। हर रोज डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर की पीक अगले 2 हफ्तों में यानी कि जनवरी के आखिरी तक आ सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 24 घंटों में करीब 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 14.43% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की पीक आ चुकी है और अब शहर में हर रोज 20,971 नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बात करें अन्य जगहों की तो बेंगलुरु, पुणे जैसी जगहों में अभी तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी के एहतियात के तौर पर देखते हुए वीकली लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं और नाइट कर्फ्यूज भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम एक बार फिर किया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का पूर्व चीफ असलम फारूकी को अफगानिस्तान में ढेर कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फारूकी को युद्धग्रस्त मुल्क के उत्तर में ढेर किया गया है। मार्च 2020 में काबुल में स्थित गुरुद्वारा पर हुए हमले में फारूकी का हाथ था। इस हमले में 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। फारूकी की मौत की रिपोर्ट की पुष्टि स्थानीय लोगों और IS के आतंकी के करीबी रिश्तेदारों ने उसके पैतृक क्षेत्र औरकजई में की है। ये इलाका अफगानिस्तान के साथ सीमा पर अस्थिर पाकिस्तानी कब्याली जिलों में से एक है। बताया गया कि उत्तर अफगानिस्तान में हुई गोलीबारी में इस्लामिक स्टेट का आतंकी मारा गया है। आतंकी के शव को मंगलवार को उसके घर ले जाया गया। वहीं कार्टूनिस्ट और बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोनते फोनते के रचयिता नारायण देवनाथ का मंगलवार की सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बता दें कि देवनाथ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो 97 साल के थे। उन्हें 24 दिसंबर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो वेंटिलेटर पर थे। सीएम ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया है और आज देश भर में, दुनिया भर में जो उनके कार्टून्स को काफी ज्यादा प्रेम करते थे, उनके कलाकार होने पर जिन्हें गर्व था, आज शोक की लहर में है। अब रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर सामरिक निर्देशित मिसाइलों का परीक्षण कर सभी को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को बताया उसने सामरिक निर्देशित मिसाइलों का परीक्षण किया। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का समुद्र में प्रक्षेपण किए जाने की बात कही थी। उत्तर कोरिया ने इस महीने 4 मिसाइलों को प्रक्षेपण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के उसके हालिया परीक्षण को लेकर नए प्रतिबंध लगाने के खिलाफ उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बावजूद उसके उत्तर कोरिया का यह दूसरा
दूसरा परीक्षण था। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अमेरिका और पड़ोसी देशों से रियायतें हासिल करने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनका देश बदहाल अर्थव्यवस्था और कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार समिति कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि इस परीक्षण का लक्ष्य उन मिसाइलों का मूल्यांकन करना था जो तैयार है और तैनात की जा चुकी है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि मिसाइल का परीक्षण किया गया हो। चेतावनी के बाद भी परीक्षण किया जा रहा है। और यूरोप में एक साथ दो महामारियों ने चिंता बढ़ा दी है। इसे ट्रिडेमिक कहा जा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इन्फ्लुएंजा ने यूरोप में फिर से दस्तक दे दी है। ऐसी स्थिति की वजह से पहले से ही दबाव में चल रहे हेल्थ सिस्टम पर ज्यादा दबाव बढ़ने वाला है। पिछली सर्दियों में यह माना गया कि कोविड की वजह से फ्लू अस्थायी रूप से खत्म हो गया है। फ्लू ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हर साल दुनिया में 6,50,000 लोगों की मौत होती है। हालांकि पिछले साल ही आखिर में इस बात से किनारा कर लिया गया, क्योंकि फ्लू वायरस यूरोप में उम्मीद से ज्यादा तेजी से फैलने लगा। यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में आईसीयू में फ्लू के मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। साल के अंतिम सप्ताह में कम से कम 43 लोग आईसीयू में भर्ती थे। इन्फ्लुएंजा पर ईसीडीसी के शीर्ष विशेषज्ञ पासी पेंटिनन ने कहा कि अगर हम सभी उपायों को उठाना शुरू कर देते हैं तो मुझे इन्फ्लुएंजा को लेकर बड़ी चिंता है, क्योंकि यूरोपीय आबादी में इसके फैलने की घटना को लंबा समय हो गया है। इस वजह से अब ये ज्यादा घातक होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।